हाय गाइस, आई एम अनंत। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई विल प्रेजेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. First is the management and second is the principles. So management means managing men in a tactful way, and principles means a set of rule and regulation or a guidelines that a manager follow in an organization. Hence, management principles establish a cause and effect relationship and it guide and provide necessary guidelines for appropriate managerial decision making. इसका मतलब ये होता है कि जे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर को क्या परफॉर्म करना चाहिए, क्या नहीं परफॉर्म करना चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक मैनेजर को गाइड करता है। क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। जस्ट लाइक लेट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो गया। इस सिचुएशन में एक मैनेजर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को डायरेक्शन देता है। जस्ट लाइक तो लेबर टर्नओवर तो ज़्यादा हो गया, तो उसी सिचुएशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को क्या डायरेक्शन देगा, जे आप वर्कर को फेयर रेम्युनरेशन दीजिए, उनका जॉब सिक्योरिटी दीजिए, उनका वर्किंग कंडीशन भी गुड कीजिए। वही डायरेक्शन मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर का देता है, जो कि एक कट-थ्रोट कंपटीशन में ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन हो जाएगा और उनका ऑब्जेक्टिव भी इजीली क्या हो जाएगा, एकम्प्लिश हो जाएगा। टोटल एंटर ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव भी इजीली एकम्प्लिश हो जाएगा। दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को टोटल गाइड करता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम क्लासिकल थियोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब मैनेजमेंट थियोरी इवोल्यूशन हुआ था, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पहले क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा था न्यू क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट एंड तीसरा था मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी। उसके बाद क्लासिकल थियोरी को ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 स्टेप में डिवाइड किए थे। पहले था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड दूसरा था साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड तीसरा था प्रोसेस मैनेजमेंट। इसी प्रोसेस मैनेजमेंट में ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ था। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट को हेनरी फावेल जी ने 1910 में उसको कंट्रीब्यूट किया था, जिसका कंट्रीब्यूशन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक क्लासिफिकेशन था क्या, बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड, एंड दूसरा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड तीसरा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी फ्रेंड्स चलिए हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूटर कौन थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूटर थे हेनरी फावेल जी ने, इसलिए हम सब उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। पहले फावेल जी ने फ्रांस के अंदर एक कोल माइन कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पे काम करते थे एंड आफ्टर ए क्रश टाइम्स ही बिकेम ए जनरल मैनेजर एंड ही रोट ए बुक एंड दिस बुक नेम इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1916 एंड वही किताब 1949 में इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया क्लासिकल मैनेजमेंट के तौर पे। उनका जो फावेल जी का जो कंट्रीब्यूशन था क्लासिकल मैनेजमेंट के तौर पे, उनका कंट्रीब्यूशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहले था बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड एंड सेकेंड था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड एंड लास्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड। अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का 14 पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को 14 प्रिंसिपल्स के पॉइंट को याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक निमोनिक टेक्निक को यूटिलाइज किया, जो कि निमोनिक टेक्निक के थ्रू में मैंने एक निमोनिक ले लिया, जो कि स्क्वायर डिफ्यूज AEIOU। इसी निमोनिक में मेरा 14 प्रिंसिपल्स का पॉइंट छुपा है। मैंने फर्स्ट स्क्वायर को ले लिया, फर्स्ट एस में ले लिया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड सेकंड एस को मैंने ले लिया स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड डी मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन एंड ई मीन्स
equity, and F means fair remuneration to workers, and U means unity of command, and S means scholarship, and E means effective centralization, and D means discipline, and A means authority and responsibility, and E means esprit de corps, and I means initiative, and O means order, and last U means unity of direction। तो हम एक एक पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम हमारा नियमनिक के तौर पे मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ले लिया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह प्रिंसिपल को डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो एग्जांपल आप अच्छा तरह समझना। मान लीजिए एक शिप को इंडिया से यूएस जाना है। वो शिप का ऑब्जेक्टिव था उनको यूएस में पहुंचाना है, परंतु वह शिप में जो सेलर है वह मिडिल समंदर में यह बता दिया कि वह शिप को वह यूएस नहीं और कहीं दूसरा एब्रॉड ले जाना है। क्या वह शिप अपने आप यूएस में पहुंच जाएगा? वह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि शिप का जो ऑब्जेक्टिव और सेलर का जो ऑब्जेक्टिव वो डिफर हो गया। इसलिए शिप को उनका ऑब्जेक्टिव तक फुलफिल नहीं हो पाए। उनका ऑब्जेक्टिव, शिप का ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑब्जेक्टिव प्लेस में पहुंचना था वो कभी भी संभव नहीं हो गया, क्योंकि वहां पर सेलर का ऑब्जेक्टिव और शिप का ऑब्जेक्टिव डिफर हो गया और सेम नहीं हुआ। इसी तरफ से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन शिप की तरह है और उनको चलाने वाले हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज। यदि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव, एंटर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हुआ तो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन उनका ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए फाउल जी यह बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉइज और एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंड एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने वहां पर मेंशन किया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन से दैट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज और ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंड एंटरप्राइजेस इंटरेस्ट शुड बी कॉमन होना बहुत जरूरी है। एंड मैं उम्मीद करता हूं वो प्रिंसिपल आप अच्छा तरह समझ गया। और दूसरा मैं एक प्रिंसिपल लेता हूं, स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब सबको यह अच्छा तरह फीलिंग्स होगा, हर कोई स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्ट क्यों होते हैं? यह इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी होता है, जब स्टेबिलिटी होता है, जब सिक्योरिटी होता है। एंड प्राइवेट जॉब में हमारा हाथ में किसी भी टाइम में छूटने वाला है वो जॉब। यह इसलिए कि हम क्यों एक जॉब स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं? यह इसलिए कि हमारे अंदर एक सैटिस्फिकेशन आए, हमारे अंदर में एक मोटिवेशन आए, हमारे अंदर में एक आर्ज क्रिएट है। इसलिए फाउल जी यह बता रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज को एक जॉब स्टेबिलिटी दीजिए, एक जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज फ्रीली काम कर सकते हैं, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी एक ह्यूमन बीइंग में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के अंदर में एक इंटरनल आर्ज, एक मोटिवेशन क्रिएट करता है, उनको एक एनफोर्स करता है काम को बेस्ट परफॉर्मेंस वे के तरफ से करने के लिए। इसलिए फाउल जी कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज को जॉब स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी दीजिए। वह प्रिंसिपल का
गुड इफेक्ट ये होता है कि एक सोशल मार्केट में एक कंपनी के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक गुड रेपुटेशन भी क्रिएट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल के में यह मेंशन किया है कि इट मीन्स जब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेसफुल मैनेजमेंट, otherwise its bad effect can harmful entire enterprises like labor turnover or create a bad name for the enterprises etc. लेबर टर्नओवर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना। तो यदि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लेबर को और एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज को जब स्टेबिलिटी और जब सिक्योरिटी नहीं देते तो वो एक अच्छा एक फ्रीली काम नहीं कर सकता है। इसलिए उनको जब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। एंड तीसरा हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो प्रिंसिपल अच्छा तरह समझ आएगा जब मैं एक एग्जाम्पल देगा, तो वो एग्जाम्पल आप अच्छा तरह समझना। जब हम रोटी खाते हैं, क्या फुल रोटी हम खा देते हैं? नहीं, हम एक रोटी को तोड़ तोड़ कर खाते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। इसी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को प्रोसेस करने के लिए टोटल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है ना, वही वर्क को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए और हर कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि एक काम को मान लीजिए वही काम को एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है वही काम को करने के लिए। वही काम ये जो पर्सन है ना, वही काम बार बार करता है। वही काम को बार बार करने में उनका अंदर में एक स्किल, एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज डेवलप होता है। वही काम को पहले करने में उनको 40 मिनट लगता है, तो उनका जो स्किल डेवलप्ड हो गया, वो एक परफेक्शन आ गया उनका। वही काम में वो जब एक स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो वही काम को उनके तो फास्ट के तरफ से बेटर करने में उनको 20 मिनट्स लगेगा, उनको 20 मिनट्स लगेगा। तो यहाँ पर जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं, तो एक काम को एक एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स वही काम को बार बार करने में उनका एक अंदर में एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। वही काम में उनका जो स्किल होता है ना, उनका स्किल डेवलप हो जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। वही काम को जब पहले वो 40 मिनट लेता था, जब उनका वही काम को बार बार करने में उनका अंदर एक परफेक्शन आ जाता है, वो वही काम को 20 मिनट्स में एक बेस्ट वे की तरफ से कर सकता है। वो जो कि एक लेबर कॉस्ट को भी कमाता है और प्रोडक्ट को क्वालिटी को भी, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी वो इंट्रोड्यूस कर सकता है लो कॉस्ट में, जो कि एक कट थ्रेट कंपटीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने में बहुत जरूरी होता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक कट थ्रेट कंपटीशन में रीजनेबल प्रॉफिट अच्छा तरह कमा सकता है। सो फवेल जी यह बता रहे हैं कि वह प्रिंसिपल्स के माध्यम से जो आप टोटल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को जो काम होता है उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंटमेंट कीजिए, जो कि एक काम को करने में एम्प्लॉयज के बीच में एक परफेक्शन आ जाए। एंड नेक्स्ट इक्विटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर उनका सबऑर्डिनेट को एक अच्छा तरह बिहेवियर दिखाना चाहिए, एक गुड एटीट्यूड, एक काइंडनेस एंड सिंपैथी बिहेवियर दिखाना चाहिए, जो कि एक एम्प्लॉयर्स और एक एम्प्लॉयज और एक सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर के बीच में एक गुड
कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना सकता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गुड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बना सकते हैं, गुड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उनका ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इक्विटी। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर्स और ए सुपीरियर अथॉरिटी उनको सबऑर्डिनेट को अच्छा तरह बिहेव करना चाहिए, उनको अच्छा तरह काइंडनेस सिंपैथी उनको साथ मेंटेन करना चाहिए, जो कि उनका कोई भी रूड बिहेवियर मत करिए, क्योंकि यदि एक सुपीरियर पर्सन एक सबऑर्डिनेट को रूड बिहेवियर करता है तो क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट्स को बैड फीलिंग्स होता है, वो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा हार्मफुल हो सकते हैं, लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए आप एक सुपीरियर की तरफ से आप सबऑर्डिनेट को अच्छा बिहेवियर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी यहाँ मेंशन किया है, हियर द मैनेजर शुड परफॉर्म द fair, impartial, kindliness and justice behavior with employees. As a result, the good relation between employers and employee can be possible. Encourage the worker for their work, and under this principle, employees can get satisfied, and its bad impact is very harmful for the entire organizations. माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पांचवा प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स, यह प्रिंसिपल फाउल जी का यह आइडेंटिफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को और एम्प्लॉयर्स को फेयर रेम्यूनरेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? फेयर रेम्यूनरेशन एक एम्प्लॉयज़ के हार्ट में, उनके माइंड में एक जॉब सेटिस्फिकेशन क्रिएट करता है, उनको जो काम करने की उनका जो नज़रिया है उनको एनकरेज करता है, उनको एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाने के लिए मोटिवेशन करता है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कई भी तरफ से हम एक वर्कर को उनका जो वेजेस पाना है हम उनको उतना वेजेस नहीं देते हैं, तो वर्कर क्या सोचेगा? वर्कर सोचेगा मुझे मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर क्या सोचेगा? मुझे ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट क्या कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मुझसे बहुत सारे काम करवा लेता है, परंतु मेरे काम के हिसाब मुझे अच्छा रेम्यूनरेशन नहीं देता। तो एक वर्कर के माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक बैड इमेज क्रिएट हो सकता है, जो कि उनको उनका काम करने में डीमोटिवेटेड करता है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय को एक फेयर रेम्यूनरेशन देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू फावेल, फेयर सैलरीज एंड वेजेस शुड गिव टू द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज रेस्पेक्टिवली, व्हिच गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ पार्टीज। चलिए फ्रेंड्स, हमारा 6th प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी तरफ से जब भी हम पढ़ाई कर रहा है, तो क्या एक साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लिखते भी हैं? क्या एक साथ हम ये सभी काम करते हैं? नहीं। हम एक इंसान है और इंसान क्या एक स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इसी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन में हम एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इसी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन में ओनली वन सबऑर्डिनेट, ओनली वन सुपीरियर का ऑर्डर रिसीव करना बहुत जरूरी होता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग नाउ? एक सबऑर्डिनेट ओनली वन
सुपीरियर का ऑर्डर रिसीव करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि बहुत सारे सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा तो सबऑर्डिनेट की सुपीरियर का ऑर्डर ओबे करेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे क्या करना है, मैं किसका ऑर्डर ओबे करूँ, उनके जो काम करने में उन कंफ्यूज हो जाएगा, वो उनका काम अच्छा तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए फावेल जी कर रहा है कि जी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सबऑर्डिनेट ओनली वन सुपीरियर का ऑर्डर रिसीव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर भी मैं मेंशन किया, दिस प्रिंसिपल इन्फॉर्म दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर व्हिच इरेडिकेट्स द कंफ्यूज फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। क्योंकि बहुत सारे जब एक वर्कर और एक सबऑर्डिनेट बहुत सारे सुपीरियर का ऑर्डर रिसीव तो नहीं कर पाएगा, यदि रिसीव भी किया वो तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना, एक साथ क्या सब कुछ काम परफॉर्म कर देगा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए ओनली वन सुपीरियर का ऑर्डर एक सबऑर्डिनेट ओबे करना बहुत जरूरी है। फावेल जी के लैंग्वेज में, सो फावेल सेड दैट एन एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली as soon as two superior will execute authority over the same personal uneasiness makes itself felt and the disorder increases। So फावेल जी ये कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड यह प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, फावेल जी का 7 प्रिंसिपल क्या है? स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स जब हम एक कम्युनिकेशन करते हैं एक चेन की तरह, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्केलर चेन कहते हैं। मान लीजिए यूनिटी ऑफ कमांड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, यूनिटी ऑफ कमांड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट एक हियरार्किकल चैनल को यूटिलाइज करता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। स्केलर चेन मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक लोअर लेवल मैनेजमेंट को एक इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को पास करना है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली वही इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। पहले क्या करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्या करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट? वो इन्फॉर्मेशन को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पास करेगा, एंड मिडिल लेवल वो इन्फॉर्मेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट को पास करेगा। वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है, कभी अपवर्ड तो कभी डाउनवर्ड होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। मान लीजिए वो दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और यहाँ पे क्या करता है? एफ को इंफॉर्मेशन पी को पास करना है, तो डायरेक्टली एफ पी को वो इंफॉर्मेशन नहीं पास कर पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले एफ वो इंफॉर्मेशन को ई को पास करेगा एंड ई डी को पास करेगा। इस तरफ से इंफॉर्मेशन और पी को पास कर देगा। वो एक सीक्वेंशियल स्टेप में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। परंतु कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इस स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन पास करने में एक ऑर्गेनाइजेशन का कभी कभी एक बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए वहाँ पर एक फाइनेंस मैनेजर है एंड यहाँ पर एक मार्केटिंग मैनेजर है। वहाँ पर फाइनेंस मैनेजर है एंड वहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है। फाइनेंस मैनेजर को एक मेजर इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर को पास करना है, परंतु यदि फाइनेंस मैनेजर वो इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग मैनेजर को इंफॉर्मेशन पास करने में डिले कर देता है, तो डिपार्टमेंट का तो लॉस होगा, उसके साथ एंटर ऑर्गेनाइजेशन को वह लॉस को बेयर करना पड़ेगा। तो उसी सिचुएशन में फाइनेंस मैनेजर को क्विक कम्युनिकेशन करना चाहिए, और क्विक कम्युनिकेशन करने के लिए
स्कैलर चेन में एक टेक्निक को यूटिलाइज किया जाता है एंड दिस टेक्निक नेम इज गैंग प्लान। एक स्कैलर चेन में फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, एक गैंग प्लान के हेल्प लेकर फाइनेंस मैनेजर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, मेजर इंफॉर्मेशन किसको पास कर देगा, मार्केटिंग मैनेजर को पास कर देगा। जिस तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रेट लॉस से बचा जा सकता है। परंतु हम सभी टाइम में गैंग प्लान को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जब एक नीडेड होगा, जब एक इमरजेंसी सिचुएशन में, जब ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा, तभी यह इस सिचुएशन को हम क्या कर देंगे, यूटिलाइज करेंगे। वह सिचुएशन में हम क्या करेंगे, गैंग प्लान को यूटिलाइज करना पड़ेगा वो सिचुएशन में। और अदरवाइज अदर टाइम्स हम क्या करेंगे, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जो एक स्कैलर चेन हमको डिफाइन करता है। इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर भी मेंशन किया है कि हियरार्किक चैनल ऑफ लोएस्ट टू अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर यूनिटी ऑफ कमांड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नोन एज स्कैलर चेन फॉर फैसिलिटेट क्विक कम्युनिकेशन in order to avoid delay which is harmful not only to the management but entire organization. At that moment we need gang plan. जब जरूरत पड़ेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा सिचुएशन आ गया, उनको गैंग प्लान का सहायता लेना बहुत जरूरी होता है, तो वह टाइम में हम गैंग प्लान का यूटिलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन करते रहेंगे। वो फावल जी का स्कैलर चेन वह डिफाइन करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उनका बैकग्राउंड के बारे में एंड उनके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूटर कौन थे, एंड 14 प्रिंसिपल में 7 प्रिंसिपल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।